बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो मैच तो आपने देख लिया होगा, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे। और क्या ज़बरदस्त किस्म का मैच नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान ने जो गलतियाँ की उसमें हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या गलतियाँ की और क्या क्या अच्छा देखने को मिला। लेकिन उससे पहले हम समरी देख लेते कि मैच में क्या समरी थी। उसमें समरी में ये था कि डेविन कॉनवॉय 101 रन बना के सबसे नुमाया बैट्समैन रहे। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और बहुत ही क्रूशल फैसला था टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि पहले बैटिंग करने में क्या प्रॉफिट्स होंगे और क्या लॉस होंगे। और हमें ऐसा लग रहा था कि जो पहला वनडे हुआ है उसमें दूसरी बैटिंग करने में ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रीड किया है न्यूजीलैंड के कोचेज़ ने और कप्तान ने पिच को। डेविन कॉनवॉय ने 101 रन बनाए, केन विलियमसन 85 रन उन्होंने बनाए 100 गेंदों पे, और मिचेल सेटनर आखिर में उन्होंने थोड़ा अच्छा खेला, रुक के खेला उन्होंने 37 रन बनाए। ये सबसे नुमाया रहे। और पाकिस्तान की बॉलिंग में मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ली, 38 रन उन्होंने दिए। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें उन्होंने भी ली, और उसामा मीर ने भी यहाँ पर एक विकेट ली। उसके बाद दूसरी इनिंग में बाबर आजम ने 79 रन बनाए, उनके बारे में भी बात करेंगे। और फिर मोहम्मद रिजवान ने 28 रन बनाए, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रन जो है वो मोहम्मद रिजवान ने 28 रन बनाए। उसके बाद आगा सलमान ने सबसे ज़्यादा जो है तीसरे नंबर पे 25 रन बनाए। तो आप ये बैटिंग लाइनअप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह फेल हुई है दूसरे वनडे में पाकिस्तान की। उसके अलावा टीम साउदी ने इनके 2 विकेटें ली हैं, और ईस्ट सऊदी ने 2 विकेटें ली हैं, और गिलेन फिलिप्स ने 1 विकेट ली है। ये तो मैच की समरी थी। और अब हम आगे बात करते हैं कि मैच में क्या हमें देखने को मिला और क्या देखने को नहीं मिला। सबसे पहले पिच की बात कर लेते हैं यार। पिच जो है वो आपने टेस्ट मैचेस की पिच बना दी थी। जो टेस्ट मैचेस में हमें पिच देखने को मिलनी चाहिए थी वो पिच आपने बनाई नहीं, और जो वनडे में हमें पिच देखने को मिलनी चाहिए थी, जो कि फर्स्ट वनडे में आपने अच्छी पिच बनाई थी, वनडे पिच बनाई थी, लेकिन आपने दूसरे ओडीआई में यहाँ पर टेस्ट की पिच बना दी है। अब ये देखो, बहुत ज़बरदस्त किस्म में रीड किया है पाकिस्तान की पिचेस को न्यूजीलैंड वालों ने बहुत अच्छी तरह रीड किया। ऐसे लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो होम ग्राउंड पे खेल रहा है, इतनी अच्छा उन्होंने रीड किया कि पाकिस्तान को उन्होंने पहले बॉलिंग करवाई और पहले बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि पहले बैटिंग करने में पिच उतना टर्न प्रोवाइड नहीं कर रही थी जितना कि आखिर में होने लग गया था। पाकिस्तान के कुछ ओवरों में वो टर्न आने लग गया था, जिसकी वजह से मोहम्मद नवाज ने भी वो विकेटें ली, और पाकिस्तान ने आखिरी जो इनिंग्स थी, आखिरी जो सेशन था पाकिस्तान का, सेशन से मुराद आखिरी के 20 ओवर, पाकिस्तान ने बहुत अच्छे उनको रोक के रखा और उनको जो है रन्स नहीं बनाने दिए। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड की जो पहला सेशन था, यानी कि पहले ओवर से 20-25 ओवर तक उन्होंने बहुत अच्छे रन स्कोर किए, बहुत लंबी पार्टनरशिप लगी, डेविन कॉनवॉय केन विलियमसन की पार्टनरशिप लगी, और पिच जो है वो उनको हेल्प प्रोवाइड कर रही थी। इसके बरक्स पाकिस्तान की पूरी इनिंग में पिच जो है वो टर्न करती रही, और न्यूजीलैंड की आखिरी हिस्से में पाकिस्तान ने विकेटें उन्होंने ली। तो पिच यहाँ पर अजीब व गरीब पिच बनाई हुई थी कि इतना ज़्यादा टर्न हो रहा था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो पिच यहाँ पर उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और टॉस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया कि पहले बैटिंग की जो अच्छा हिस्सा था पिच का वो न्यूजीलैंड ने यूटिलाइज किया, और बाकी जो बुरा हिस्सा था वो पाकिस्तान को यूटिलाइज करने के लिए दिया, और पाकिस्तान उसमें मार खा गया। फिर लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं कि यार बाबर आजम ने बहुत स्लो इनिंग खेली है, उनको जल्दी इनिंग खेलनी चाहिए थी, अच्छी इनिंग खेलनी चाहिए थी, तेज़ इनिंग खेलनी चाहिए थी। अरे भाई, कहाँ से वो अच्छी इनिंग खेलता, तेज़ इनिंग कहाँ से खेलता? एक तो बॉल इतना टर्न हो रहा था, ऊपर से विकेटें भी गिरी जा रही थी। हाँ, अगर विकेटें साथ होती हैं, जैसे बाबर रिजवान की पार्टनरशिप लगी थी, 2 विकेटें गिरने के बाद, 2 विकेटें पहले हमारी जल्दी गिर गई, उसके बाद बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप लगी, तो बाबर ने स्लो ही खेलना था भाई। आप अगर आप कह रहे हो कि 100 गेंदों पे उसने 60 रन बनाए, तो ये वक्त की ज़रूरत थी। उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली है वक्त के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त यही प्रोवाइड करना चाहिए था बाबर आजम को। बाबर आजम भी अगर आउट हो जाते तो और कौन खेलता? किसी और ने रन बनाए ही नहीं है, तो बाबर आजम ने ही रन बनाए और किसी से रन बनाए ही नहीं है। तो स्लो इनिंग उनकी जस्टिफाइड है, क्योंकि कोई भी उस पर तंकीद नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त की ज़रूरत था। वो स्लो इनिंग वक्त की ज़रूरत थी। अगर वो स्लो नहीं खेलते तो पीछे कौन था? और वो आउट भी बड़े ही अनफॉर्चुनेट हुए हैं। टॉम लेथम बड़े ही चालाक निकले, उन्होंने जो है वो ऐसी वक्त पे स्टंप जो है वो उड़ाए हैं जिस वक्त
बाबर आजम का पैर जो है वो अनबैलेंसिंग की वजह से बाहर बल्कि हवा में आ गया था। इसके बाद थोड़ी बात कर लेते हैं कि मोहम्मद नवाज ने क्या शानदार बॉलिंग की है। मोहम्मद नवाज ने शानदार बॉलिंग पिच की मदद से की है और पिच को उन्होंने बहुत ही अच्छा यूज़ किया है पिच का। देखें आप कि जिस तरह जैसे ही वो कॉनवे की विकेट गिरती है, नसीम शाह जब उनको बोल्ड करते हैं, वो भी रिवर्स स्विंग की मदद से नसीम शाह ने बोल्ड किया था, तो उसके बाद जो है वो विकेटों का अंबार लग जाता है। पूरी विकेट पूरी की पूरी जो बैटिंग लाइनअप है न्यूजीलैंड की वो पूरी की पूरी बिखर जाती है और पाकिस्तान जो है वो ब्रिलियंट कमबैक करता है और पिच भी हेल्प करती है। टर्न मिलना शुरू हो गया था, शमाबीर को टर्न मिलना शुरू हो गया था, उसके अलावा मोहम्मद नवाज को टर्न मिलना शुरू हो गया था, आगा सलमान को टर्न मिलना शुरू हो गया था। तो सब ने अपने अपना कारकर्दगी दिखाई, अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की और उनको जो है उनका रिवॉर्ड मिला। तो मोहम्मद नवाज ने अपने कैरियर की, मेरे ख्याल से और बहुत सारे लोग ऐसे कहने कि अपने कैरियर की सबसे बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर की है इस ओडीआई में। उसके बाद रिजवान की बात कर लेते हैं। रिजवान ने भी दो एक आध कैच छोड़ दी है ऐसा देखने में आया, लेकिन वो लेग स्टंप पे कैच था, कुछ कह रहे थे कि कैच जो है वो अगर ऐसे ही छोड़ेंगे तो सरफराज को खिला लें कैच तो वो भी छोड़ देते, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल कैच था वो। यानी कि अगर लेग स्टंप पे जो कैच होता है, गेंद तो एक तो आपको नजर नहीं आ रही होती कि गेंद कहाँ जा रही है और ऊपर से अगर आपने चौके रोक लिया, सिंगर रोक लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये है कि अगर आप दूसरी तरफ देखें, डेविड कॉनवे जो टॉम लेथम है उनके का विकेट कीपर, उन्होंने कितने कैच छोड़े हैं, उन्होंने कितनी मिसफील्डिंग की है। तो अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो टॉम लेथम ने ज़्यादा कैचेस छोड़े हैं और रिजवान ने अगर एक आध कैच छोड़ी है तो क्या हो गया यार, जाने दो। उससे कोई ऐसा वो बवाल तो नहीं आ गया ना कि अगर एक कैच छोड़ दिया तो आपके टॉम लेथम ने, अगली टीम ने आपको कितने चांसेस दिए, आप उसको यूटिलाइज कर नहीं पाए हो। या मोहम्मद रिजवान की अगर आप एक कैच छूट गया, वो भी मुश्किल कैच, तो आप उस पर जो है वो अपना जोर लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टॉम रिजवान ने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की है और इस वक्त भी वो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का नंबर 1 विकेट कीपर है। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि यार मिकी आर्थर जो है वो पाकिस्तान का बॉलिंग जो कोच है पाकिस्तान का, वो बनने से उन्होंने इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो है वो दूसरा किसी काउंटी क्रिकेट में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, वो उनको छोड़ के नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है कि यार वो मोरल ग्राउंड्स की बहुत ज़बरदस्त, उनके मोरल ग्राउंड्स पे ही वो उनकी सोसाइटी चल रही है अब तक, क्योंकि देखो पाकिस्तान उनको ज़्यादा पैसे दे सकता था या वहाँ से उनको शायद ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, क्योंकि वो देखते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं कि उन्होंने एक ज़बान की हुई है कि वहाँ पर हम गए में तो वहाँ से हम छोड़ के नहीं आ सकते, जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तब तक वो नहीं आ सकते। दूसरी तरफ जो है वो इंडिया में जो है वो इंडिया और श्रीलंका के मैचेस हो रहे हैं और क्या ज़बरदस्त किस्म के मैचेस हो रहे हैं यार। ओडीआई में जो मैचेस हो रहे हैं उसमें हमें यार यानी कि रन्स का अंबार नज़र आ रहा है दोनों तरफ से। और अगला वर्ल्ड कप भी जो है वो इंडिया में ही है, तो हमें देखना होगा कि यार इंडिया किस तरह वहाँ पर खेल रहा है। और श्रीलंका का तो कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप 350-370 रन बना देंगे तो उसका पहाड़ आपको कौन जो है वो चेस करेगा, उसको कौन चेस करेगा। दूसरी तरफ उसी वनडेज में जो है वो किंग कोहली जो है वापस आ गए हैं। देखो पाकिस्तान के खिलाफ आपने जो भी उस मैच उस बंदे को आप पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो जिसकी फॉर्म नहीं है, आप पाकिस्तानी खिलाड़ी आपको फॉर्म वापस करके देंगे, ये गारंटी है, गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। जैक करोली ने आपको याद है पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में 300 रन बना दिए थे, उसके बाद किसी भी मैच में वो नहीं खेल पाए अच्छी तरह, पहले गेंदों पे आउट हो रहे हैं जैक करोली इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस में। और फिर जब पाकिस्तानी के खिलाफ यहाँ पर आए फिर दोबारा रन बनाने शुरू कर दिए। केन विलियमसन की फॉर्म जो है वो गई भी थी कहीं पर, पाकिस्तान ढूंढ के लेके आया है कि ये लो केन विलियमसन आपकी फॉर्म, और पाकिस्तान ने ही जो है वो विराट कोहली को जो है उनकी फॉर्म वापस कराई है। वर्ल्ड कप में आपने ये देख लिया था किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ ही बैटिंग उन्होंने अच्छी की और वहीं से उनका जो उरूज है वो दोबारा से शुरू हुआ है और वो अब भी चल रहा है। उन्होंने क्या 113 रन की ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी बना दी है और वो ज़्यादा दूर नहीं है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दें। मेरे ख्याल में 72वीं या 73वीं उनकी सेंचुरी है और उनको कुछ 27-28 सेंचुरियाँ और चाहिए 100 सेंचुरियाँ मुकम्मल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो अगर आप 5 साल भी और खेले तो वो आगे वो सेंचुरियाँ बना देंगे और ग्रेटेस्ट तो अभी भी हैं और ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट में उनका नाम चला जाएगा। दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि यार वो मोहम्मद शामी ने किस तरह से आउट किया, उस तरह से आउट तो होना ही नहीं चाहिए। और देखें रूल के खिलाफ तो नहीं है, इस तरह आउट होता है, लेकिन यार ये जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि यार तहजीब के खिलाफ है, मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ है। देखो अगर कोई चीज़ मॉरल वैल्यूज़ के अगर खिलाफ है लेकिन वो लॉ के अंदर है तो वो जायज़ है, इस तरह से आप आउट कर सकते हैं। लेकिन
मुझे लगता है कि उस तरह से आउट करना उस मौके पे सही नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि शना का जो कप्तान है श्रीलंका के, वो 98 पर खेल रहे थे। अगर उस वक्त वो आउट करार दिए जाते तो कितनी बेइज्जती की बात होती। और कप्तान रोहित शर्मा ने जो है बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया कि उस अपनी अपील को, जो कि रोहित शर्मा जो कि मोहम्मद शामी ने की थी, उसको विड्रॉ किया फटाफट। उन्होंने बोला नहीं भाई, हमें इस तरह आउट नहीं करना, हम इस तरह आउट करना नहीं चाहते। आपने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी होगी। तो इस तरह अगर आउट करते तो इंडिया की भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती पूरे वर्ल्ड में, कि जिस तरह एडम जेम्पा BBL में इस तरह की जो है वो इंसिडेंट हुआ था कि एडम जेम्पा ने आउट किया और वो नॉट आउट करा पाया। और यहाँ पर मोहम्मद शामी ने जिस तरह आउट किया, इस बंदे से ऐसी उम्मीद थी नहीं वैसे, जिस तरह की ये बंदा है। लेकिन आपको याद होगा कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी एक ट्वीट की थी, वो भी बिल्कुल जो है वो अनप्रेडिक्टेबल ऐसी चीज़ थी कि इस बंदे से वो चीज़ उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया ने वो जो अपील थी वो विड्रॉ की, और शनाका ने भी अपनी सेंचुरी की, इंडिया भी मैच जीता और विराट कोहली ने भी अपनी सेंचुरी पूरी की। उसके बाद उसी मैच में जो है वो हमें उमरान मलिक की जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग देखने को मिल रही है। बड़ी पैसे मार रहा है, बड़ी गति मार रहा है, और उमरान मलिक भी जो है वो अब तेज़ गेंदों पे आ रहा है। 155 156 की गेंदों पे वो जा रहा है, 160 की गेंद भी वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी वो आया है। और देखना पड़ेगा कि यार पाकिस्तान जो है वो किस तरह इस बॉलर को हैंडल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास पेस बैटर की कोई कमी नहीं है। इंडिया के पास की एक ही पेस बैटर ही है, और इंडिया को भी जो है वो थोड़ा सा संभलना होगा, थोड़ा सा देखना होगा कि इस बंदे को किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अन्य फास्ट बॉलर हैं और अन्य इंजरियाँ यहाँ पर हो ही जाती हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर को जो है थोड़ा सा रेस्ट दे दें, थोड़ी सी उनकी लोड मैनेज कर लें। अन्य वहाँ खिलाए जा रहे हैं, अन्य वहाँ इंजर्ड किए जा रहे हैं। आपका शाहीन बार बैठ गया, आपका रऊफ बार बैठ गया, आपके जितने भी प्रीमियम फास्ट बॉलर थे वो आपने तो इंजर्ड करवा लिया। पीछे आप कह रहे हो कि हमारे पास अन्य वहाँ फास्ट बॉलर है, तो अन्य वहाँ इंजरी करवाई जाए। तो ऐसा इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी इंडिया को नहीं करनी चाहिए। उनको जो है थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए इमरान मलिक को, उनका वर्कलोड जो है वो मैनेज करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास एक प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है वो पेस बॉलर, एक जेन्युइन पेस बॉलर अगर आपके पास आ चुका है, तो उसका आप ख्याल रखो, वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा मैचेस जितवाएगा। और जिस तरह की वो पेस इस तरह आज जो है देखने को मिल रही है उनके बॉलिंग से, तो अगर आप चाहते हो कि उनके पास कंसिस्टेंसी ये रहे, तो आपको उसका वर्कलोड मैनेज करना होगा और उसको अच्छी तरह संभाल के खिलाना होगा। तो उमरान मलिक भी जो है वो आगे चल के बहुत अच्छे बॉलर बन सकते हैं, और हो सकता है अगले शोएब अख्तर बन जाए इंडिया के, क्या पता। बहरहाल अब तक की अपडेट यही थी, और कल जो है वो पाकिस्तान का मैच है, उसको भी हम दोबारा कवर करेंगे, और इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो मैच हो रहा है उसको भी कवर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।